हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपना लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी का रिवीजन लेक्चर जो है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मेनली हमें। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप एक बार पॉज करके देख लो, है ना। सॉल्व मतलब सोल्यूशन करने का ट्राई करो, ठीक। तो हमारे पास fx एक फंक्शन दिया हुआ है 4 डिग्री का, और हमसे कहा जा रहा है कि f of minus x upon 2x cube raised to power 1 by x is equal to e raised to power minus 3। तो अगर आप देखिए यहां पे, तो पावर में इंफिनिटी बन रही है। पावर में इंफिनिटी अगर यहां पे 1 रहेगा तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, और जब तक अगर मान लीजिए किसी चीज की पावर में इंफिनिटी है, ठीक है, तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, फाइनाइट क्वांटिटी आने के लिए तो सिचुएशन सिर्फ एक ही हो सकती है ना, कि ये आपका बेस कैसा रहा हो, 1 को टेंड किया हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहां से पता चलनी चाहिए कि f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2x क्यूब की लिमिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यही आएगा कि लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2x क्यूब, इसकी लिमिट आपकी 1 होनी चाहिए। तो विच सजेस्ट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस एक्स को क्या बोला जाएगा, x रेज टू पावर 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई अपॉन 2x क्यूब। ये आप कह रहे हो कि 1 के बराबर है, ठीक है। ये लिमिट आपकी 1 के बराबर आनी चाहिए। तो कैसे आएगी लिमिट, ये लिमिट 1 आने का एक ही तरीका है कि भाई यहां 2x क्यूब है तो ऊपर भी क्या हो जाए, 2x क्यूब हो जाए। x क्यूब का कोफिशिएंट अगर नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 ही रहे, ठीक। इससे हायर पावर कुछ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x4 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा उसकी लिमिट तो 0 की तरफ ही जाएगी ना, x टेंड्स टू 0 के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, जब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब की बात करेंगे, एक्स अपॉन एक्स क्यूब की बात करेंगे, वहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वगैरह मिलकर के इसको इनफाइनाइट लेते जाएंगे, तो यहां पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या देखना है, हमें ये इंश्योर करना है कि भाई यहाँ 2x क्यूब है तो चलो x क्यूब का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में भी क्या होगा, 2x क्यूब ही होगा। लेकिन बाकी सारे टर्म्स आपके जो उससे लोअर पावर्स हैं वो सभी 0 होनी चाहिए। तो इसलिए हमें c को, d को और e को, तीनों को 0 बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें कुछ इस तरीके का रहेगा। लिमिट मतलब fx की बात करूं मैं, fx इज इक्वल टू कैसा रहा होगा, ax की पावर 4, ये कुछ हो सकता है, ठीक है, प्लस 2x क्यूब, इसी तरीके का रहेगा, तभी आपका लिमिट 1 के बराबर आ पाएगी। अब अगर fx ऐसा है तो आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने जाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस एक्स इज ax रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब अपॉन 2x क्यूब, सॉरी f ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहे थे ना हम, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स ऐसा था, ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स हमारा इस तरीके का रहना चाहिए। तो fx आपका कैसा होगा, x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए आप, तो x की पावर 4 और माइनस 2x क्यूब, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स आपका बेसिकली इस तरीके का था, और आप क्या चाहते हो, डिवाइडेड बाई 2x क्यूब रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 3। तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में अपन क्या करते हैं, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेस में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया और पावर से मल्टीप्लाई किया, तो लिमिट क्या आनी चाहिए, -3, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 2x क्यूब कैंसिल, यहां से बचा क्या आपके पास, a/2 है ना, a/2 यही आ रहा है, और इज इक्वल टू कितना, -3। दैट मीन्स कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -6 के बराबर। तो यहां से आपका fx निकल करके आ गया कि fx इज इक्वल टू -6x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ठीक है। fx आपका -6x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ठीक है। ये fx का नेचर हो गया। अब fx का नेचर अगर आ गया तो आप चारों ऑप्शंस चेक कर सकते हो, ए बी में क्या रिलेशन है ना। f1 कितना होगा, फिर इसी तरीके से f'1 कितना होगा, ठीक है। a की वैल्यू -6 है, हाँ ठीक है। तो यहां से f'1 अगर आप निकालने जाते हो तो -24 और -6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन वगैरह ट्रू हो जाएगा, और इनमें आप देख सकते हो ये -3b वाली चीज, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, लिमिट
ये सभी हैं, ठीक है, आर नॉन जीरो फाइनाइट। ये एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया, ये सभी नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटीज हैं। और ऐसे में हमें पता करना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, है ना। ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि x टेंड्स टू 1 प्लस 2 प्लस और 3 प्लस, इन पे अगर हम बात करें, ठीक है, और क्वांटिटी आपकी कैसी आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, इसकी बात करोगे, है ना, न्यूमरेटर आपका जीरो आने लगेगा। आ रहा है न्यूमरेटर जीरो आ रहा है, 1 प्लस पे भी, 2 प्लस पे भी, 3 प्लस पे भी, तो न्यूमरेटर आपका जीरो है। आपका डिनोमिनेटर फिर कैसा होना चाहिए? क्योंकि ऐसे समझो कि अगर ये न्यूमरेटर जीरो है और डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो है, तो आंसर कैसा आ जाएगा लिमिट का? जीरो आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें तो ऐसा चाहिए ना कि जैसे दे रखा है इसने, लिमिट्स आर नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटीज है। तो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटीज लाने का एक ही तरीका होगा, क्या? कि यहां इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक ही क्रिएट हो सकता है, ऊपर जीरो है तो नीचे जीरो बन जाए। इसका मतलब कि नॉन जीरो फाइनाइट ले आने के लिए हमारे पास एक ही प्रोसेस है कि x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए डिनोमिनेटर जीरो होता हो, 2 प्लस पे और 3 प्लस पे सबके लिए डिनोमिनेटर आपका जीरो होता हो, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो होगा, ठीक है, तो आप देखो भाई ये तो कंटिन्यूअस ही फंक्शन है, x4 प्लस एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस ही है। मतलब कि x इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो तभी तो जीरो होगा ये, x इक्वल टू 2 रूट हो, x इक्वल टू 3 रूट हो, सभी इसके रूट होने चाहिए। जब तक ये रूट नहीं होंगे तब तक डिनोमिनेटर आपका जीरो पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो चीज लिख रहे थे x रेज टू पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसमें आपका एक रूट 1, 2 और 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये तो इसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। और यहां पे देखो x एक आएगा ही आएगा, ठीक है, x कॉमन हो गया। तो ये बेसिकली चीज क्या लिखी हुई थी? ये लिखा हुआ था आपका x इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, which gives you x raised to power 4 minus 6x cube plus 11x square minus 6x, ठीक है, ठीक। ये आपका स्टेटमेंट हो गया इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक। अब एबीसी आ गया, आप ये सब निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन लिमिट निकालने पे। तो एक तो पूछा गया लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस पे अगर देखें तो 1 माइनस कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन इधर आपके पास है एक्स स्क्वायर, है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर करने को कहा जा रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। अच्छा, आपको मैंने बोला था कि जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट हो तो उसको इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट किया तो आपके पास बचेगा x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। जीरो प्लस पे ये वैल्यू किधर निकल जाएगी? जीरो की ओर। तो आपके पास बचता क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन कितना बन गया? हाफ बन गया ना डायरेक्टली। और हाफ अपॉन आप यहां से लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर यहां से? 1/72 वगैरह आ रहा है शायद, है ना। तो ये आपका इसकी वैल्यू हो गई। बी ऑप्शन में आप a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हो बच्चे, एल एम और एन, ठीक है। अच्छा, 4 प्लस पे बात करें तो 4 प्लस पे आप देख लो डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन के लिए अगर आप देखोगे तो आपका 4 प्लस पे न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ये वाली चीज जीरो को टेंड करेगी ना, तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा। 4 प्लस पे डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा, और इसलिए आंसर क्या होगा? ऊपर जीरो नीचे नॉन जीरो, आंसर विल बी जीरो। नेक्स्ट हमारे पास बचता है एल प्लस एम प्लस एन, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। तो हमें करना क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस, ठीक है, एल निकाल रहे हैं पहले हम। तो x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, और x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना था? 1 था। और डिवीजन में आपने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें से इतना पोर्शन आप देखिए,
ये हाफ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 0 और वही 0 का स्क्वायर, तो ये हाफ लिखा हुआ है और अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एल हो जाएगा। सिमिलरली एम और एन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी एंड हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स की बात की गई है और कहा गया है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस, अल्फा बीटा के बारे में कुछ कमेंट करना है। ठीक है, चारों ऑप्शंस में से चूज करना है। ठीक, तो अब देखिए एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स की बात करते हैं। एक्स टेंड्स टू 1 के लिए पहले उसका नेचर क्या है, तो पावर में देखो जी एक्स है और जी एक्स किधर जा रहा है, एक्स टेंड्स टू 1 के लिए इन्फिनिटी की ओर। और वहीं पे अगर हम देखें एफ एक्स को, तो देखो यहाँ पे ई रेज टू पावर ln 1 है ना, ln ऑफ ln 1, तो ln 1 तो खुद ही 0 हो जाएगा और ln 1 0 हो गया और उसके आगे ln है ना, तो ये चीज e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 की तरफ ये भी टेंड कर रहा है। ठीक है, 1 अलग करके बाकी अगर टर्म को देखो, ये तो खैर कांस्टेंट है, इस पोर्शन को अगर देखें e रेज टू पावर ln x को, तो उसको लिख भी सकते हैं हम सीधा e रेज टू पावर ln x कैन बी रिटन एज ln x। और ln x किधर जाएगा, जब x टेंड्स टू 1 है तो ln x 0 की तरफ जाएगा, तो 1 प्लस 0 मतलब बेस आपका 1 और पावर इन्फिनिटी है ना, इसी तरीके का ये फॉर्म लिखा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसके लिए बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने, कितना आ जाएगा e रेज टू पावर ln x और इनटू ln k स्क्वायर प्लस 25, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। gx से मल्टीप्लाई करते हैं, gx आपका कितना आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 और लिमिट क्या डालनी है हमें, x टेंड्स टू 1। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनना चाहिए। यहां से k 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस बीटा प्लस 5, ये कुछ कहा जा रहा है, यही है। अब यहां से देखो आप क्या बन रहा है, ln x, चलो x हो गया, सॉरी ln x हो गया है ना, ln x इंटू ये तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लिया अभी, ln k स्क्वायर प्लस 25 और नीचे हमारे पास जब आप x टेंड्स टू 1 की बात कर रहे हो, ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 के लिए मॉड x तो कैसा रहेगा, x ही रहेगा। इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं भाई, मॉड x चाहे 1 प्लस पे देखें चाहे 1 माइनस पे देखें, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया है जेईई के अंदर, क्या कि मॉड x है 1 प्लस 1 माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमेशा ये प्लस x ही रहेगा। तो इस तरीके के कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा फालतू में दे दी जाती हैं, उनको हमें रिमूव करके फिर एक्सप्रेशन समझना होता है। ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 के लिए अगर हम देखें, चाहे 1 माइनस पे देखें चाहे 1 प्लस पे देखें, भाई मॉड का नेचर कहाँ चेंज होगा, 0 पे, लेकिन 0 के अलावा बाकी जगहों पे तो ये मतलब 0 से आगे तो पॉजिटिव ही है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। भाई चाहे x को 1 प्लस पे देखो चाहे x को 1 माइनस पे देखो, मॉड x तो x ही रहेगा। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आया, ln के आगे वाली चीज 1 को टेंड कर रही है और नीचे वाली चीज 0 को टेंड कर रही है। अब समझ में आ रही है यहाँ बात, ln के साथ 1 प्लस x माइनस 1 अगर लगा दें और वही x माइनस 1 हमारा नीचे में है, तो ln 1 प्लस 0 और सेम 0 नीचे और इंटू ln k स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इस पूरे को आप लिमिट मतलब e की पावर में रखोगे और उसके बाद इसके बराबर होगा। ठीक है, e की पावर में ये सब कुछ है, e की पावर में ये सब चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो जब आप इसकी बात करें तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 1, तो आपके पास बना क्या, e रेज टू पावर 1 इंटू ln k स्क्वायर प्लस 25, जो कि कितना हो गया k स्क्वायर प्लस 25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, k टाइम्स 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस बीटा प्लस 5, k से आप डिवाइड कर लीजिए इधर, तो क्या बन जाएगा k प्लस 25 बाई k इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस बीटा प्लस 5। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आए, k पॉजिटिव था इसलिए हमने सिंपली, खैर कोई दिक्कत नहीं है, k से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब हम k पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ am gm अगर हम अप्लाई कर लें तो k प्लस 25 बाई k जो है आपका पता चलता है कि ये क्वांटिटी हमेशा 10 या 10 से बड़ी होगी am gm अप्लाई करने पे। और इधर देखा जाए तो ये आपका 2 मैक्सिमम, ये 3 मैक्सिमम और ये 5 मैक्सिमम, तो इधर की क्वांटिटी अगर हम देखें तो ये आपकी 10 या 10 से हमेशा छोटी होगी। दैट मीन्स आप क्या चाहते हो कि ये भी 10 हो जाए, भाई इक्वलिटी की एक ही सिचुएशन है कि ये भी 10 और ये भी 10, ये 10 होने के लिए आपके k को 5 होना पड़ेगा। ठीक है,
और यहां से 10 आने के लिए आपका साइन अल्फा मतलब या साइन स्क्वायर अल्फा आपका 1, कॉस बीटा आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब जाकर के आप इन सारी कंडीशंस को अचीव कर सकते हो। ठीक, तो यहां से हमारे पास कंडीशंस निकल आई, अब आप सबको मार्क कर सकते हो अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू हाफ। इसके लिए हमें बताना है कि k की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, k की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो अपन शुरू हो गए। क्या कहा हमने सबसे पहले कि आप अगर x क्यूब से डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो आपको एक्सप्रेशन क्या बनेगा, क्योंकि इससे फायदा क्या मुझे मिल रहा है, यहां पे आपका x क्यूब हर जगह है डिनोमिनेटर में। ठीक है, x क्यूब हर जगह से कॉमन है। यहां पे भी आप अगर x क्यूब से डिवाइड करोगे तो tan इनवर्स x अपॉन x बन जाएगा। ठीक है, तो खैर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो देखिए क्या उससे फायदा क्या होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 है ना, x क्यूब से डिवाइड कर दिया, tan इनवर्स x अपॉन x का होल क्यूब, अपॉन नीचे की टर्म क्या क्या बचेंगी, नीचे भी x क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो 8/पाई cot इनवर्स मॉड ऑफ kx प्लस k स्क्वायर x क्यूब साइन 1/x क्यूब माइनस 3k है ना इज इक्वल टू हाफ। ये आपका एक्सप्रेशन है। ओके, तो अब यहां से देखिए x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए क्या सिचुएशन है। न्यूमरेटर आपका इसका π/2 की ओर जा रहा है, डिनोमिनेटर आपका इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब आपका ये वाली क्वांटिटी 0 की तरफ जा रही है और इसलिए न्यूमरेटर आपका 2 की तरफ जा रहा है। न्यूमरेटर अगर 2 की तरफ जा रहा है तो ये आंसर कैसे अचीव हो सकता है, जब डिनोमिनेटर आपका 4 की तरफ जाए। कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बनेगी ना अगर न्यूमरेटर 2 हो जाएगा। भाई न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर में 0 तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसके बाद रिमूव हो गई होगी, तभी तो 1/2 आंसर आया है। तो 2/4 की सिचुएशन है, न्यूमरेटर आपका 2 की तरफ जा रहा है, तो अपन कह रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका 8/पाई cot इनवर्स मॉड ऑफ kx प्लस k स्क्वायर x क्यूब इंटू साइन 1/x क्यूब माइनस 3k, ये आपका किधर जाना चाहिए, सॉरी 4 की तरफ जाना चाहिए। ठीक, अब यहां पे आप देखिए क्या सिचुएशंस है। इस पोर्शन पे पहले फोकस करें। 3k तो चलिए कांस्टेंट है, उसको तो x से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे अगर हम देखें तो साइन के आगे 0 लिखा है, और अगर हम इसको यहां पे डाल दें तो ये आपका साइन 0 और सेम 0 नीचे, तो आपका ये जो लिमिट है, ये इस क्वांटिटी की लिमिट किस तरफ चली गई, 1 की तरफ। तो आपके पास बना 8/पाई cot इनवर्स मॉड ऑफ kx लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी प्लस k स्क्वायर यहां से माइनस 3k, ये आपका 4 है। ठीक है, अब इस पार्ट पे आते हैं। जब आपका k पॉजिटिव है और k निगेटिव है तो दो अलग अलग सिचुएशंस होंगी, है ना। जब आपका वैसे k पॉजिटिव है या k निगेटिव है, आपका मॉड ऑफ kx तो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी ही बनेगा ना। मॉड का आउटकम वो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी ही रहेगा, तो मॉड ऑफ kx विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अपन ये भी बोल सकते हैं ना यहां से कि 8/पाई, और अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा तो इसका मतलब लिमिट किधर जाएगी, ये पूरी बात करें अगर हम, तो ये तो 0 की तरफ जाएगा ना। cot इनवर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी कहां चला जाता है, पाई, पॉजिटिव इन्फिनिटी कहां जाएगा, 0। ठीक है, cot इनवर्स का ग्राफ देखो, cot इनवर्स के ग्राफ से जब एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाते हैं तो वो 0 की तरफ टेंड करता है, और प्लस आपके पास है k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 4। यहां से आपके पास k की वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास an bn cn, ये nth टर्म है, 3 अलग अलग सीक्वेंसेस की है ना, मतलब एक तरीके से कहो an bn और cn तीनों n के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इस तरीके के हैं कि an प्लस bn प्लस cn आपका इसके बराबर है, समेशन ओवर an bn, प्रोडक्ट ओवर an, है ना, और an ग्रेटर देन bn ग्रेटर देन cn। ठीक है, तो हमें कुछ लिमिट्स वगैरह फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशंस का मतलब क्या है। ये 3 इंफॉर्मेशन जो दी गई हैं, इनसे हम एक क्यूबिक बना सकते हैं। क्या क्यूबिक होगी वो, सम ऑफ रूट्स उसका होगा 2n + 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट पेयर वाइज प्रोडक्ट 2n - 1 इंटू एक्स, और
यहां से आ जाएगा आपका +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर मैं क्यूबिक बनाता हूं तो इस क्यूबिक के रूट्स क्या आएंगे, एक an होगा, एक bn होगा और एक cn होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को देने का मतलब था कि आप एक क्यूबिक बना लीजिए। अब इस क्यूबिक के लिए देखें तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। 1 माइनस 2n प्लस 1 प्लस इधर से आ जाएगा आपका 2n। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। x इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई अगर किया तो हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2nx, ठीक है, और -1 ये बचा रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप देखो x इक्वल टू 1 एक आ गया, एक क्या आ रहा है आपका यहाँ से 2n प्लस माइनस अंडर रूट 4n स्क्वायर प्लस 4/2, तो यहाँ से आपके पास आया n प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2, राइट। तो n एक क्वांटिटी क्या हो गई आपकी बेसिकली n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2, एक क्वांटिटी हो गई n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2, और एक क्वांटिटी हो गई आपकी 1। मतलब an bn cn क्या है, या तो ये दोनों। ठीक है, तो आपको कहा गया an सबसे बड़ा वाला है, तो सबसे बड़ा इनमें क्या है, n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2। तो यहां से आपको पता चल गया कि an इज इक्वल टू n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an बाई n, which comes out as limit n tending to infinity an is n plus under root n square plus 2 upon n। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप इसमें चाहो तो n से डिवाइड कर लो, n से डिवाइड कर लिया ऊपर नीचे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 बाई n स्क्वायर और नीचे 1, है ना। तो ये आपका 0 की तरफ ये टेंड हो रहा है, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या कहा जा रहा है, एक लिमिट है जिस कम्स आउट एज 0 और विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कॉम्बिनेशंस फॉर PQ, है ना, कौन सा ऑप्शंस PQ के लिए इनकरेक्ट है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि x टेंड्स टू 0 प्लस पे e रेज टू पावर 1 बाई x का नेचर अलग है और 0 माइनस पे अलग है। जब आप 0 प्लस पे बात करोगे तो 1 अपॉन 0 प्लस मतलब इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जब आप 0 माइनस पे बात करोगे तो e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना। तो ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा ध्यान देना होता है हमें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसीलिए हम इस पे दोनों अलग अलग एनालाइज करेंगे कि 0 प्लस पे वैल्यू p cos x प्लस x इंटू e की पावर 1 बाई x और अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस q cos x e रेज टू पावर 1 बाई x इज इक्वल टू 0, इज कमिंग आउट एज 0। तो आप देखिए आपका e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी बना, तो अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी बना है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूं, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है इंटू 0 है, तो आइए पहले वो भी देख लेते हैं उसके बारे में नेचर कि मान लीजिए इतना ही सिर्फ रहता, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू e रेज टू पावर 1 बाई x। ठीक है, तो इसको मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e रेज टू पावर 1 बाई x अपॉन 1 बाई x लिख सकते हैं। 1 बाई x को t मान लो, तो लिमिट t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e रेज टू पावर t अपॉन t, बताओ ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी जाएगा ना, ऊपर एक्सपोनेंशियल नीचे पॉलिनोमियल, रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब कि ये टर्म खुद में इस समय इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली चीज आपकी q और ये आपका e रेज टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपकी इन्फिनिटी इन्फिनिटी जा रही है, इनके रिस्पेक्ट में हम इन दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये बात ठीक थी। अगर ये चीज ठीक है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आप इन दोनों को नेग्लेक्ट अगर आप करके रखोगे तो एक तरीके से दिस इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स अपॉन q cos x इंटू ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स। ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स साफ हो गए, बचा क्या आपका 0। ठीक है, तो लेकिन एक रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट ये थी कि q कहीं आपका 0 ना हो जाए। ठीक है, q अगर आपका 0 हो गया तो आपके पास ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट, मतलब डिनोमिनेटर फिर इन्फिनिटी नहीं जाएगा ना, इन्फिनिटी ऊपर बन रहा था, नीचे इन्फिनिटी बनाने के लिए ये तो जरूरी है ना q 0 ना हो, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो भाई ये समझो 0 इंटू ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये टेंडिंग वेंडिंग थोड़ी ना रह जाएगा, q इक्वल टू 0 मतलब ये 0 हो गया, एग्जैक्ट 0 इंटू ई की पावर 1 बाई एक्स करोगे तो 0 ही आना है आपका। तो
ये रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफिल हो सकती है, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, मतलब Q बिलोंग्स टू R वाले दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। अब आते हैं अपन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस पे। 0 माइनस में देखिए क्या आएगा, p cos x प्लस एक्स ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स। तो जब आप 0 माइनस पे बात कर रहे हो, जब x आपका निगेटिव है तो 1 बाई एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी। अगर वो माइनस इन्फिनिटी है तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी आपका 0 बनेगा, ये 0 की तरफ जाएगा, ये भी आपका 0 की तरफ जाएगा। तो आपके पास ये क्वांटिटी 0 और ये वाली क्वांटिटी भी 0 की तरफ टेंड होने लग गई। ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझ सकते हो कि जब आप x टेंड्स टू 0 पे देखोगे तो ये दोनों तो आपके 0 की ओर निकल गए, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, बचा क्या, p cos 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0। मतलब अब आपकी इंडिटर्मिनेंसी रिमूव हो चुकी है, क्या बना, p अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो दैट मींस कि p की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0 होना ही पड़ेगा p को। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि p 0 हो जाए और q 0 ना हो। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो सिर्फ इसी में सेटिस्फाई हो रही है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि q बिलोंग्स टू r दे दिया, r में से 0 को हटाना पड़ेगा। यहां पे आप देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं, p इक्वल टू 0 ही नहीं दिया है और यहां भी p इक्वल टू 0 नहीं दिया गया है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अब सिग्नम ऑफ समथिंग दिया हुआ है और हैज एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देन n कैन बी इक्वल टू। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, आपका sin x जो है, सॉरी मतलब ये सिग्नम है, सिग्नम आपका 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पोजेस करता है। तो आप देखिए सबसे पहले तो सिग्नम डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा, जब अंदर वाली चीज 0 और 0 के नेबरहुड में सिग्नम कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम किससे है, प्रॉब्लम इस टर्म से है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होने से। ठीक है, साइन एक्स को मैं t मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 या तो 0 होगा या तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 आपका 0 होगा, है ना। ये नहीं 0 हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका d कैसा है, नेगेटिव है, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी तो खत्म। यहां से आए अपन, t इज इक्वल टू यहां से कितना आ रहा है, कब आ रहा है, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। मतलब आप क्या चाहते हो कि जब साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 रहे या फिर 1 माइनस रूट 5/2 रहे, तो ऐसे केस में हमारे पास 4 पॉइंट सॉरी मतलब डिसकंटिन्यूअस क्रिएट हो सकता है, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो आप देखिए, आप इन दोनों की भी पॉसिबिलिटी थी। अब आप देखो 1 प्लस रूट 5/2, ये तो 1 से बड़ा हो गया है ना, तो इसको तो अपन रिजेक्ट कर दें कि ये पॉसिबल नहीं है। तो यही एक पॉसिबिलिटी हुई साइन एक्स के लिए ओवरऑल। इस एक्सप्रेशन को अगर 0 होना है तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अब देखिए आप चाहते हो कि इस x के कितने सॉल्यूशंस आ जाए, मतलब ऐसे x हमारे पास कितने हो जाए, 4 पॉइंट्स हो जाए, ऐसे 4 x आपको मिल जाए तो आपके पास वो 4 x की जगह x1 x2 x3 x4 ये 4 ऐसे एंगल्स हो जाए जिनके लिए ये टर्म आती है। जब ये टर्म आएगी तो ये एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा और उसके नेबरहुड में आपके पास डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ देखा हमने, साइन एक्स के ग्राफ में ये वैल्यू कब कब क्रिएट होती है। ठीक है, तो 0 यहां से 2 पाई यहाँ पे 4 पाई, राइट। अब देखो आप 1 माइनस रूट 5/2 मतलब एक निगेटिव क्वांटिटी, 1 और माइनस 1 और 0 के बीच की। तो माइनस 1 और 0 के बीच की अगर कोई भी क्वांटिटी आप खींचते हो तो 2 सॉल्यूशंस यहां देगा वो, पाई से 2 पाई वाले इंटरवल में। आपको 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो ये 4 सॉल्यूशंस दे दिए उसने, पाई से 2 पाई के बीच 2 और 3 पाई से 4 पाई के बीच भी 2। फिर आगे देखिए, फिर आगे आपके पास 4 पाई से 5 पाई के बीच कोई सॉल्यूशन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि n इक्वल टू 5 ले लो, तो n इक्वल टू 5 के पहले भी आपके पास 4 ही सॉल्यूशंस हैं, और n इक्वल टू 4 ले लो तो 0 से 4 पाई वाले इंटरवल में भी आपके पास 4 ही सॉल्यूशन है। मतलब n की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, 4 और 5 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर हमारे पास
इस तरीके का क्वेश्चन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन रेज़ टू पावर k दिस होल एक्सप्रेशन इज, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस है और उनके अकॉर्डिंग हमें लिमिट्स डिसाइड करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या समझ में आता है, a रेज़ टू पावर 0 लिखा है, तो a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर रहता तो हम कह सकते थे कि ये ln a के बराबर होगा। तो अगर आप इस तरीके से देखना शुरू करो, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर k a रेज़ टू पावर 1 बाई n माइनस 1, a की पावर में 0 माइनस 1, और अगर वही 0 नीचे भी रहता तो आपका काम बन गया था, ठीक है। तो 1 बाई n तो है नहीं नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाई n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे है आपका 1 माइनस 1 बाई n की पावर हाफ और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर में, ठीक है। ये तो आपका ln a बन गया। तो ये आपका लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर k इंटू ये आपका ln a है ना, 1 अपॉन n को एज इट इज रहने दिया अभी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसके लिए क्या करें, तो 1 के साथ दोनों जीरोस ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 1 अपॉन n प्लस 2 का हो या 1 अपॉन n को एक्सपेंशन यूज किया जा सकता है। तो टिल वी गेट फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू n है ना ये, और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 n प्लस 2, ये ठीक थी बात। अब आप यहां से देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर k माइनस 1 ln a, फिर आपके पास क्या बचेगा, 1 और 1 कैंसिल आउट, बचा आपके पास 1 अपॉन 2 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू ln a अपॉन 2, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, माइनस 2 अपॉन n प्लस 2, तो 2 और माइनस 2 एक बचा रह गया माइनस 1, आपके पास आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर k माइनस 1 माइनस ln a अपॉन n प्लस 2, ठीक है। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो अब आप एनालाइज करो जरा क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं कि अगर आपका 1 से 2 के बीच रहा, ठीक है। पहले ऑप्शन को लेकर के अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में अगर k आपका 1 से 2 के बीच है, तो k अगर 1 से 2 के बीच है तो आपको ये समझ में आती है बात कि ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो n की पावर अगर नेगेटिव है तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, 0 ही लिखा हुआ है, इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव मतलब 0 ही लिखा हुआ है, तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो गई। 0 इंटू ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है इंटू माइनस ln a, तो ये 0 की तरफ हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। तो न्यूमरेटर आपका 0 की तरफ जा रहा था, डिनोमिनेटर आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, इसलिए जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन में आंसर क्या है, 0 है, ठीक। फिर आते हैं अपन बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में देखिए क्या होगा, बी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है k इक्वल टू 3 रख लो, तो चलो k इक्वल टू 3 रखा, तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर 1 माइनस ln a अपॉन n प्लस 2, ठीक है। अब ये बात समझ में आती है क्या कि इतना जो पोर्शन है इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। तो 1 माइनस ln a, तो कितना प्रोडक्ट हो गया, माइनस ln a, ठीक। अब आते हैं सी पे। सी ऑप्शन में क्या है, k आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो k अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है और a आपका 0 से 1 के बीच एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो खैर k अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हुआ तो इसका मतलब ऊपर में आपके पास जो n की पावर लिखी हुई है वो 2 या 2 से बड़ी है, n स्क्वायर n क्यूब ऐसी चीजें हैं। तो n स्क्वायर n क्यूब अगर ऊपर रहेगा और नीचे n प्लस 2 है तो इतने पोर्शन का मतलब ये पोर्शन अगर मैं कहूं मान लो कि इक्वल टू 4 ही रख दिया, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर माइनस ln a और अपॉन n प्लस 2, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका इसकी लिमिट किधर निकल जाएगी, इंफिनिटी को निकल जाएगी, ठीक है। ये इंफिनिटी को निकल गया इंटू माइनस ln a, कैसा हो जाएगा रिजल्ट, तो ये माइनस ln a तो कांस्टेंट के तरीके से ही बिहेव करने वाला है, और इंटू आपने क्या किया, इन्फिनिटी कर दिया, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, इन्फिनिटी ही बनेगा, दैट मींस डज नॉट एग्जिस्ट। अब डी ऑप्शंस पे आते हैं। डी ऑप्शन में हमें k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड a ग्रेटर देन 1 की बात की गई है, ठीक है।
तो ए से क्या ही फर्क पड़ा, सी और डी में बस इतना ही फर्क दिया गया है कि एक में a0 से 1 और एक में a ग्रेटर देन 1, तो ए से क्या ही फर्क पड़ रहा है। ln a तो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा, उससे नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। हाँ, ए बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो a0 से 1 हो, 1 से इन्फिनिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वांटिटी आपके पास कोई कांस्टेंट बन के आ ही जाएगी। लेकिन दिक्कत किससे हो जा रही है, ये n² / n+2 या फिर n² से और हायर पावर से, और उसका मतलब क्या है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमारे पास fx है, पॉलिनोमियल एक px है, उसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, ये सब चीजें चेक करनी है, और एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और f'0 भी फाइंड आउट करना है। ऑफ कोर्स इफ f'0 एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब कि अगर डिफरेंशिएबल हो गया तभी तो हम f'0 की बात करेंगे, अदरवाइज तो हम f'0 के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 p(1/x³ और अपॉन e⁻⁴ राइट। तो अब आप देखो, अगर x टेंड्स टू 0 है आपका, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, बल्कि लिमिट थोड़ा आसान करने के लिए 0 पे बात की जा रही है ना, ठीक है। तो दो पार्ट्स में मैं इसको समझता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज होती है कि जब x टेंड्स टू 0 प्लस होगा तो इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव इन्फिनिटी बनाएगा, और जब हमारा 0 माइनस होगा तो इसका रेसिप्रोकल आपका माइनस इन्फिनिटी बनाएगा। तो अगर मैं मान लीजिए अभी बात करने जा रहा हूँ पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस p(1/x³ e⁻⁴ इसकी, और अगर आप x टेंड्स टू 0 प्लस ले रहे हो और 1/x को t मानते हो, तो आपका क्या बनेगा, लिमिट t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। आपके पास इधर क्या आएगा, p(t³) अपॉन e⁻⁴, इधर कितना आ जाएगा, t⁻⁴, ठीक है। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म लिखी हुई है ना, e⁻t⁻⁴, एक एक्सपोनेंशियल टर्म, ऊपर तो कुछ भी लिखोगे, पॉलिनोमियल ही लिखा है ना, तो एक पॉलिनोमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल, इसका आंसर जो है क्या होता है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए 0 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 0 माइनस पे भी देखना बचा हुआ था, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस देखा हमने, p(1/x³ और अपॉन e⁻⁴ है ना। इस बार हम -1/x को t मान लें, -1/x को t मानने से क्या होगा कि अभी भी हमारा यहाँ क्या दिखेगा, t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी दिखेगा। हमारे पास ऊपर लिखा होगा p -1/t³ है ना, और सॉरी -t³, और नीचे लिखा होगा e⁻⁴ तो फिर से आपका पॉलिनोमियल एक ऊपर है, नीचे एक्सपोनेंशियल है, आंसर फिर से इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि कंटिन्यूअस तो हो गया, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू 0, LHL RHL सब कितने आ रहे हैं, 0 के बराबर ही आ रहे हैं। फिर अपन देखते हैं कि इसका जो डी पार्ट है या सी पार्ट है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी वाला केस, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप कैसे चेक करने जाओगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, या फिर ऐसे लिखो h वाले फॉर्म में है ना, s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है, इसी की बात करते हैं। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h अगर आपने लिया तो आपके पास टर्म क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग, तो p ऑफ 1/h³ इंटू e⁻⁻⁴ माइनस f0 कितना हो गया, 0 हो गया, और अपॉन h हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, अगर आप 1/h को t मान लेते हैं तो लिमिट t टेंड्स टू आपका क्या बनेगा, मैं पहले प्लस की बात कर लेता हूँ थोड़ी देर है ना, तो t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। तो p ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, 1/h को t लिया था तो ये आपका t³ हो जाएगा, और इनटू ये तो खैर 0 तो हटा ही दो, और इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, 1/h को t लिख दिया, और ये बन गया e⁻⁴ माइनस का नहीं नीचे, ठीक, ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। फिर से ऊपर देखिए पॉलिनोमियल इंटू t, पॉलिनोमियल ही रहेगा, अपॉन e⁻⁴ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी
है ना, मतलब बड़ा इन्फिनिटी ये है, एक्सपोनेंशियल ये है, पॉलिनोमियल ये है, फिर से वही रीजन, आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। लेकिन ध्यान रहे अभी हमने सिर्फ 0 प्लस पे चेक किया है, मतलब आपने RHD चेक करी है, LHD आपका बचा हुआ था। तो LHD के लिए देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आप इसी में देखें s टेंड्स टू, आपने खैर 0 प्लस पे निकाला, ठीक है, ये आपने RHD था, LHD निकालते हैं तो LHD में हमारे पास क्या ही डिफरेंस आएगा, यहीं पे कर लो, छोटा सा ही है। लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 जो कि 0 था अपॉन माइनस h। तो 0 माइनस h जब आप करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका p ऑफ माइनस 1 बाई एच क्यूब ई रेज टू पावर, आप x की जगह क्या रखने वाले थे माइनस h, तो माइनस 1 बाई एच की पावर 4 और अपॉन आपके पास है h, ठीक है। अब आप 1 बाई एच को फिर से t रख लो, तो 1 बाई एच को आपने t रखा तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, p ऑफ माइनस टी क्यूब और इंटू 1 बाई एच है, 1 बाई एच को अपन बोल देंगे क्या t, और नीचे e रेज टू पावर t रेज टू पावर 4, ऐसा कुछ। फिर से वही रीजन, पॉलिनोमियल ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या ही फर्क पड़ता है, ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे एक्सपोनेंशियल है, तो आंसर इसका भी क्या होगा 0 होगा। मतलब LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों 0 के बराबर हैं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो D है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है ये fx फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है -2 से 2 वाले इंटरवल में, देन f ऑफ माइनस हाफ, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप देखिए एक बार इसको, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन को थोड़ा और ब्रेक करके लिख लेते हैं इंटीजर वगैरह से फ्री हो करके। तो आप देखो पीस, अब अगर आप -2 से -1 का इंटरवल लोगे, ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा p² -1, इसको मैंने लिख लिया, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट मिल करके क्या बना लेंगे, x बना लेंगे, और प्लस साथ में क्या बचेगा, इंटीजर पार्ट ऑफ x, ठीक है, ऐसा ही है -2। लेकिन आपका इस इंटरवल के लिए इंटीजर पार्ट तो फिक्स है ना, कितना है वो -2 के बराबर, तो सीधा यहाँ पे हम -2 ही लिख देते हैं। फिर हमारे पास बचा q e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x/2 प्लस मॉड ऑफ p इंटू x -1, -1 से 2 के बीच था, ठीक है। अच्छा -1 पे अलग से डील कर लें, x इक्वल टू -1 मान लो अलग से लिख लिया मैंने, है ना, x इक्वल टू -1 पे हमारे पास क्या आएगा, ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई, यहाँ से आपका आ गया -2, तो आपके पास बचा -2 इंटू p² -1 -2, ठीक है, ये आपका x इक्वल टू -1 पे सिचुएशन रहेगा, राइट। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये आपका कंटिन्यूअस है -2 से 2 में, तो बेसिकली -2 से 2 में दिक्कत कहाँ है, किस जगह पे है भाई, अलग से कोई, अब अगर इस तरीके से हमने डेफिनेशन ब्रेक करके लिख ली तो इंटीजर वगैरह से तो फ्री ही हो गए, तो हमारे पास अब क्या दिख रहा है कि क्या प्रॉब्लम किसकी वजह से हो सकती है, बस जहाँ पे डेफिनेशन बदली है उसी वजह से, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका अपना टर्म खुद कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो। तो सिर्फ एक ही है सिचुएशन जहाँ पे ये पीस वाइज फंक्शन ने अपनी डेफिनेशन चेंज की है, उन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता था। तो देख लेते हैं, x टेंड्स टू, मान लो -1 पे चेक किया पहले, तो -1 पे अगर हम चेक करते हैं तो -1 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, इसके बराबर, तो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -2p² प्लस 2 -2, तो -2p², f ऑफ -1 प्लस, देखिए तो -1 से जस्ट आगे RHL अगर है तो ये इससे आएगा, -1 से जस्ट आगे मतलब ये वाली टर्म आपकी 0 की तरफ जा रही है, तो ये वाला पूरा टर्म आपका 0 की तरफ जा रहा है। अब आपका इधर क्या आया, q 2/2, है ना, नहीं 2 नहीं, सॉरी -1 था ना, तो -1 से जस्ट आगे मतलब कि हम देखेंगे, अच्छा बीच में 0 भी है ना, हाँ तो 0 भी है अगर, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। -1 पे एक बार वो हमने चेक किया, -1 पे RHL ये डिसाइड करेगा, -1 पे RHL कितना आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म 0 हो गया, इधर से आ गया e प्लस 1/e/2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, LHL चेक करिए, तो LHL आपका कितना आएगा, LHL आपका इधर से आ रहा है, कहाँ गया, इधर, ठीक है, इधर आपका LHL कितना आ जाएगा,
आप देखें अगर तो -1 से जस्ट पहले, -1 से जस्ट पहले मतलब ये वाली क्वांटिटी आपकी -1 को टेंड कर रही है, -2 कितना हो गया, -3 हो गया, इंटू पी स्क्वायर -1 -2, तो कितना आ जाएगा -3p स्क्वायर प्लस 3 -2 मतलब 1, है ना। तो अब आप क्या चाहते हो कि ये तीनों बराबर रहे, तीनों बराबर रहे मतलब पहले तो इसको आसानी से हम बराबर करके देख। हाँ, तो यहाँ पे एक टर्म मैंने बाई मिस्टेक यहाँ मिस कर गया था मैं, f ऑफ -1 प्लस में ये आपने 0 मैंने काउंट कर दिया था, बट इट इज इक्वल टू -2, है ना, -2 mod p। ठीक है, तो अब आप यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से आगे आपके पास -1 पे सभी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि -2p स्क्वायर इज इक्वल टू -3p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास p इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1, है ना, +-1 मतलब। और अगर आप इस सिचुएशन में इससे कंपेयर करें तो दिस थिंग शुड अगेन बी इक्वल टू दिस, तो मतलब जब आप p को +-1 लेते हो तो आपका -2 है फंक्शनल वैल्यू, और -2 ही यहाँ भी आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू q इंटू ई प्लस 1/e/2, और -2 इंटू मॉड p कितना है आपका 1 है, तो -2 साफ हो गया, मतलब q की वैल्यू 0 होगी। ठीक, q 0 हो गया। अब आप आसानी से निकालो वैल्यूज, f ऑफ -12 पहले, f ऑफ -12 का मतलब क्या है, f ऑफ -12 कौन देगा इन दोनों डेफिनेशंस में से, ये देगा, है ना, -1 से 2 वाला रीजन, तो -12 यहाँ पे रखो, तो ये तो 0 हो गया, मॉड p आ गया, और -12 -1 मतलब -12 -1 ये हो गया, तो ये आपका 1 है, और इंटू -3/2 तो आपका -3/2। ठीक, और आपके पास क्या चीज़ बचती है, f ऑफ -3, फिर आप f ऑफ -12 इतना है, उसके ऊपर एक f लगाया गया है, तो f ऑफ -3/2 देखो, तो -3/2 आप देखो, -3/2 मेरा इस रीजन में आएगा, तो डेफिनेशन यहाँ से आएगी। ठीक है, तो कितना आएगा, p स्क्वायर -1 -3/2 -2 मतलब -7/2 -2, है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके का बन रहा है। p स्क्वायर आपका कितना था, p स्क्वायर आपका 1 था, है ना, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई, दिस इज कमिंग आउट एज -2। ठीक, और अब हमें क्या करना है, -2 पे वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ -2 जो है आपका फाइनली क्या आ रहा है, f ऑफ -2, और f ऑफ -2 आपके पास तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, -2 पे तो आपने डिस्कशन ही नहीं किया, तो इसका मतलब -2 पे इक्वलिटी नहीं थी ना, तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का ft का ग्राफ आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0,1 है ना। तो आप अगर देखो अब देखो कि इसका डेफिनेशन कैसे फॉलो होगा, जब g0 निकालना चाहते हो तो x आपका 0 ये डेफिनेशन लेगा, तो आप देखो t ये ft का ग्राफ है अभी, है ना, तो t आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा, x को 0 रखा तो t वेरीज फ्रॉम -1 to 0। तो आपको क्या देखना है, जब t आपका -1 से 0 के बीच वेरी करता है उस समय मैक्सिमम ऑफ ft क्या है, तो t आपका अगर -1 से 0 के बीच वेरी करता है, t आपका -1 से 0 के बीच है, उस समय ft ये है पोर्शन, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे क्रिएट कर रहा है वो -1 पे। ठीक है, इसी तरीके से 0 पे करस्पॉन्डिंग देखो, जब मतलब t को 1 लेते हैं, अगर मान लो सॉरी x को 1 लिया, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, t की 0 से 1 में। अगर ये 0 से 1 में वेरी कर रहा है तो अपन देखेंगे t बिलोंग्स टू 0 से 1, इस पोर्शन में मैक्सिमम ऑफ ft क्या है, तो खैर यहाँ तो ये कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू मतलब 1 यही मेंटेन रहेगी। फिर आप देखो, जब t को आप x को आप 0.5 लेते हो मान लो, तो क्या इफेक्ट आएगा, 0.5 लेने का मतलब है कि t वेरी करेगा -0.5 से +0.5, मतलब -0.5 यहाँ +0.5 यहाँ, इस बीच में वेरी करेगा। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी, -0.5 पे आएगी। मतलब इसको हम अगर डिकोड करके लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास ये पोर्शन जब तक है, ठीक है, तब तक सबसे बड़ी वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट में आने वाली है ना। तो आप ये कह सकते हो क्या कि जो चीज यहां पे थी, है ना, क्या था यहाँ पे, f ऑफ t था, ठीक है, f ऑफ t-1 इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि आपने x को लिया 0, तो वैल्यू कौन सी वाली मिल रही थी हमें, -1 वाली। फिर x को 1 लिया तो वैल्यू क्या मिल रही थी, 0 वाली। 0.5 लिया तो वहां से वैल्यू आ रही थी -0.5 वाली, मतलब यही वाला लाइन हमारा एक तरीके से फॉलो होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, f ऑफ बेसिकली f ऑफ आप अगर कहो तो -0.5 के करस्पॉन्डिंग बात की जा रही थी, तो हमारे पास x -1, ठीक है,
x माइनस वन यही बन जाएगा ना कि जो t आपका x माइनस वन के बराबर है उसी पॉइंट पे आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो f ऑफ x माइनस वन आपका आ जाएगा। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं भाई, अगर x मान लो 1.5 रहता तो हम कहां से पोर्शन देखना शुरू करते, 0.5 से 1.5, तब सबसे मैक्सिमम कहां आता, इस वाले पॉइंट पे आता। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे तो f ऑफ x माइनस वन सिंपली आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 3 माइनस एक्स, तो 1 से 2 के बीच है, ठीक है। और यहाँ पे आपका x माइनस वन t x 0 x 1 ऐसा है, ठीक है। तो अब आपके पास fx का ग्राफ तो है ही, यहाँ से आप f ऑफ x माइनस वन मतलब क्या हुआ, पूरे ग्राफ को 1 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट कर दो, तो पूरा ग्राफ आप 1 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट करके fx माइनस वन का ग्राफ बना लो, आपको नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स डायरेक्टली दिख जाएंगे, ठीक है। 3 माइनस एक्स ऑफ कोर्स ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट अपन इसको देखते हैं, fx इज डिफाइंड एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली। तो आप इसको सबसे पहले समझिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास तीन फैक्टर्स हैं, fx माइनस वन, fx माइनस टू, fx माइनस 3, ठीक है। तो fx या तो कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, और ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 ओनली, सिर्फ 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है और कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब आपके पास नंबर ऑफ ऑल सच पॉसिबल फंक्शंस, तो आप देखो कैसा सिचुएशन हो रहा होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपके पास देखिए 0 है ना, 0 पे कोई एक फंक्शनल वैल्यू आएगी, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, क्योंकि fx इन्हीं तीनों में से कोई वैल्यूज ले सकता है। तो बस आप क्या चाहते हो कि जो 0 पे वैल्यू ली गई है, मतलब आप इस तरीके से कहो कंटिन्यूअस कैसे हो पाएगा, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं एक तरीके से, आप तो अब देखिए LHL RHL ये तीनों बराबर, मतलब और फंक्शनल वैल्यूज है ना, ये तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो अगर आप मान लो, ऐसा कब हो सकता है हम ये केसेस देख लेते हैं कि कब ये बराबर होंगे। हमने मान लो उठाया 1 और 1 को तीनों ब्लॉक्स में भर दिया, या तो 2 या तो 3 हमने तीनों ब्लॉक्स में भर दिए, तभी तो ये कंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी हर केस में तो ये डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। तो टोटल इन 3 ब्लॉक्स को भरने के कितने तरीके थे, 27, इसको भी 3 वेज, इसके भी 3 वेज, इसके भी 3 वेज, 27 टोटल वेज थे हमारे पास। लेकिन उनमें से अगर तीनों में 1 भर दिया, या तीनों में 2, या तो तीनों में 3, तो ओवरऑल टर्म आपकी डिसकंटिन्यूअस मतलब नहीं रह पाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो वो केसेस आपको हटाने हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको और टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जो कि आपको डिफरेंट जगहों से मिल सकते हैं। तो एक बार को इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, इसमें कभी स्क्वायर वगैरह लगा के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो और बाकी मतलब जनरली इस तरीके के ट्रेंड के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। ओवरऑल मैंने आपको पहले लेक्चर में ओवरव्यू दे दिया था कौन कौन से टॉपिक्स, इसमें सब टॉपिक्स इनफैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवीजन लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।